देखिए इसमें जब वृक्क आंशिक रूप से ही कार्य करने आंशिक रूप से कार्य करे या पूर्णतः कार्य करना बंद कर दे तो इसे रीनल फेलियर कहते हैं, मतलब किडनी का फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी का फेलियर कहते हैं। ऐसे में रक्त को कृत्रिम रूप से छाना छाना जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। इसी का नाम मैंने एक और क्या बताया? हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, ठीक है ना। इसमें रेडियल धमनी से रक्त को ट्यूब के द्वारा बाहर निकाला जाता है तथा डायलिसिस क्रिया होने के बाद शुद्ध रक्त को अन ट्यूब के द्वारा रेडियल सिरा के द्वारा पुनः शरीर में डाल देते हैं। मतलब यहाँ से निकाल लो, धमनी से, आर्टरी से निकाला, निकालने के बाद मशीन में शुद्ध किया, उसमें परत रहती है, डायलिसिस एक मशीन, उसमें परत रहती है, खून जाता है, ठंडा है, सब चीजें बाहर होती हैं उसमें से, और शुद्ध रक्त बना वो वेन के द्वारा अंदर चला जाता है। समझाया ना? तो दिखाया ना इसमें, शुद्ध रक्त को अन्य ट्यूब के द्वारा रेडियल सिरा वेन के द्वारा पुनः शरीर में डाल देते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। वांग देखिए, अब किडनी के अन्य कार्य रहते हैं, उनको भी देखिए। एक काम तो हम देखे आए, क्या? फिल्ट्रेशन। कौन से काम देख के आए? फिल्ट्रेशन तो पढ़ी आए हम। फिल्टर कैसे होता है ये भी देखे आए हम। किडनी में फिल्टर करता कौन है? नेफ्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? दूसरा काम देख के आए, यूरिन का फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण भी कौन करता है? किडनी। किडनी में कौन करता है? नेफ्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? तीसरा काम हम देख के आए, हमारे शरीर के जो अच्छे पदार्थ है, जैसे पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन जो है, जैसे कि विटामिन मिनरल्स वगैरह जो है, उनका पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है यहाँ पर? पुनः एक अवशोषण होता है डाइजेशन सिस्टम में। कहां पर होता है? और दूसरा पढ़ते हैं कहां पर? किडनी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में हम देखते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ शब्द आता है क्या? पुनः अवशोषण। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए किडनी के अन्य काम में पहला काम है क्या? परासरण नियमन। कौन सा? अगर अपरासरण क्या होता है वो देखिए देने से पहले। परासरण होता क्या है? जैसे देखिए पानी में हम कुछ चीज डाल देते हैं, जैसे चना डाल दिया, क्या डाल दो? चना डाल दिया है, या ये मान के चलिए जैसे मखाने दूध में डाल दिए हमने, है ना, इसमें से पानी में डाल दी हमने, तो डाल ही रही, कुछ समय बाद ये फूल जाती कि नहीं? फूल जाती। क्या हो जाता है उसमें? क्या हो जाता है? नहीं नहीं, वो परासरण हो जाता है, वो तो मैं बता रहा हूँ, तो तुम क्यों गई बात? हो क्या जाता है? क्यों हो जाता है ऐसा? इसलिए हो जाता है, देखिए इधर, इधर देखो, इधर बोर्ड पे यार, ये पानी भर रहा हूँ जहाँ मैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपने मखाने डाल दिए हो, दूध है तो, पानी है तो किशमिश डाल दिया आपने, चना डाल दिया आपने, कुछ समय बाद फूल जाएंगे कि नहीं? क्यों फूल जाते हैं वो देखिए। किशमिश आप देखिए, उसमें अंदर कुछ है नहीं है, और बाहर पानी पानी है। और जो पानी होता है वो क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, मतलब अधिक से कम की ओर जाता है हमेशा। भाई एक बाल्टी भरी रखी है और एक खाली रखी है, पानी डालोगे तो भरी बाल्टी से कम में ही जाएगा ना, तो अधिक से कम की ओर जाता है कि नहीं जाता है? तो इसमें भी क्या होगा, जो किशमिश डली है उसके अंदर पानी है नहीं है या बहुत कम है, और जो बाहर है वो पानी पानी है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? अधिक से कम की ओर जाएगा, तो उसमें अंदर पड़े। लेकिन कोई ना अंदर पहुंचा रहा है, सब अपने आप ही हो रहा है ना। तो अपने आप ही हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो आपने देखो किशमिश है, किशमिश के ऊपर जो एक और झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो ऐसा काम करती है कि जो खराब चीजें हैं, पानी में कोई अशुद्धि, वो बाहर के बाहर रह जाएगी, तो शुद्ध पानी अंदर चला जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? केवल इसमें ही नहीं, पराशरण के द्वारा मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, जैसे कि अगर ध्यान हो तो, दुकानों पर मिलने वाले गुलाब जामुन, शादियों में मिलने वाले गुलाब जामुन जिन्हें तुम खाते हो, आ रहा हो समय, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखिए वे बन रहे हैं गुलाब जामुन, कीड़ा गिर रहे हैं उसमें, सुबह तक मच्छर भी गिरेंगे उसमें, एक आध छिपकली भी गिर सकती है उसमें, नहीं गिर सके यार? झींगा गिर गए, कुछ तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार? नहीं गिरेगा, तुम शुद्ध ही खाओगे, बिल्कुल ही शुद्ध ही खाओगे, पूजा बिल्कुल शुद्ध ही खाओगे, कैसे पता है शुद्ध है? सामने वाला बना रहा है, कीड़ा गिर गए, उठाया और फेंक दिया, ले खा, बेहतरीन है, इलायची है जी। अरे अब मच्छर गिर गया यार,
अब निकालते में मच्छर टूट जाएगा ना भैया, बिखर गया बॉडी उसकी, कैसी हुई, क्रैक हो गई, तो पता चला सिर उस पर रख के रह गया, गुलाब जामुन पे सिर ऐसे रख के रह गया। अब आप ये कहा झुका है, वो समझ नहीं, मच्छर है, तो एक दस के नहीं तो अब यार खुद तो खाएगा नहीं, 10 और बताया वहां मत जाइए खावे। तो क्या कह रहा है वो, इलायची है। अब बात यह है कि वो इलायची कह रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर ये कि डर क्यों नहीं है कि तुम बीमार हो जाओगे, क्योंकि उसे अपन ने पढ़ाया है, यही पढ़ के गया था, पूरा ना पढ़ पाया, आधा अधूरा सा पढ़ के बीच में कोचिंग छोड़ गया, इसलिए हलवाई बन गया। पूरा पढ़ जाता तो कहीं ना कहीं अच्छा बन जाता। हुआ क्या, क्या होता है इसमें देखिए, मच्छर गिरा, कछू गिरो, हाथी गिर गया, समझ में आया कि नहीं है। तो अब यह क्या देखिए, कीड़े जो मच्छर है या जो कीड़े, उनके अंदर कम पानी है, और जो भारत जो चाशनी भरी है वो अधिक है, अधिक सांद्रता वाली है वो, है ना। तो पानी हमेशा कहां से कहां की ओर चलता है, कहां से कहां की ओर, हाँ या ना। तो अब देखिए उसके अंदर जो चीजें है ना, वे कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगी, पानी का ही आदान प्रदान होता रहेगा उसकी झिल्ली के द्वारा, उसके मेम्ब्रेन के द्वारा, इसकी कोई असर ही नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे मान के चले आप, जैसे कि चाशनी है, या मान के चलो तेल है, तेल भी समझाएंगे अभी हम। इनमें तो पानी तो बहुत कम है ना, अब उसके अंदर शुद्ध पानी भर रहा है, छिपकली के अंदर, मच्छर के अंदर, इनके अंदर, तो अब देखना बोन के अंदर केवल पानी पानी भर रहा है, यहाँ तो अकेले चाशनी और तेल ही है ना, इनमें तो पानी है ही नहीं है ना। तो इसमें से पानी निकल के इसमें आ जाएगा, जैसे कि सूखे सूखे रह जाएंगे, मच्छर फेंक दो बाहर, छिपकली फेंक दो बाहर। जैसे घर पे अचार बन रहा है, भर के रख दिया अचार, छिपकली गिर गई रात में, तुम तो अचार डालते ही नहीं हो, घर में अचार कौन डालता है, वे भी अपने यहाँ ही पड़ी है, उन्हें बता दिया था अचार मत फेंकना, क्या फेंकना, छिपकली। तो मैंने पूछा था हमसे कि सर ऐसे करेगी तो फिर बच्ची बीमार नहीं हो जाता, तब हमने यही साइंस समझाई है। ये जो छिपकली गिर गई अचार में, अचार में तेल ही तेल है, और छिपकली में पानी पानी है, तो पानी तो क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलता है, तो इसमें तो पानी है ही नहीं अचार में, तो छिपकली के अंदर का पानी शुद्ध पानी गंगा जल जा रहा है अचार में। समझ में आया कि नहीं आया। और छिपकली सूख गई, पानी बचा ही नहीं उसमें। मम्मी चली, तुम्हें हुई, कली पकड़ा, तुम्हें बिना देखे, तुम ना देख लियो और फेंक गया, तुम समय तुम्हें अचार देता हूँ, तुम कह वाह मजा आ रहा है, आएगा क्यों नहीं मजा, उसमें इतना शुद्ध पानी मिला हुआ है। आया कि नहीं आया, आया ना। तो पानी क्या होता है, अधिक से कम की ओर चलता है, क्यों, हाँ चले, पहले पढ़ा कि नहीं। तो ऐसी किडनी काम करती है हमारा, कौन करती है, पराशरण नियमन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है, इस प्रक्रिया में जैसे मैंने अभी कहा था ना, किडनी का काम है शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना, बताया था अभी, क्वेश्चन दिया था मैंने एक आपको, कि जो किडनी हमारे शरीर में तरल पदार्थों का, लिक्विड सब्सटेंस होता है, उनका बैलेंस बनाए रखती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, ऑस्मो रेगुलेशन, पराशरण नियम। किडनी हमारे शरीर में अतिरिक्त जल को उत्सर्जित कर पराशरण नियमन करती है, समझ में आए ना। किडनी क्या करती है, अतिरिक्त जो जल है उसे क्या कर देती है, बाहर भेज देती है, तो शरीर में पानी का बैलेंस बना रहता है, हाँ या ना। आप समझ में आया एक किडनी का, कुछ तो बता दिए, ये काम समझ में आया, ये प्रक्रिया समझ में आ गई जो मैंने समझाया आपको, तो हाँ यार। अगला देखिए, पीएच नियमन, पीएच वैल्यू को क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसका भी अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, किडनी के आयनों, अम्लों एवं ये आ रही पदार्थों, आ रही है कि जंग आ रही है, लाल जल्दी में है। क्षारीय पदार्थों के उत्सर्जन के द्वारा पीएच को संतुलित रखा जाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा संतुलित रखा जाता है, देखिए किडनी के आयनों, अम्लों एवं क्षारीय पदार्थों के उत्सर्जन के द्वारा पीएच को संतुलित, और मैंने डायरेक्ट बोल दिया था क्या, हाइड्रोजन आयन, काय के द्वारा, हाइड्रोजन आयनों के द्वारा पीएच वैल्यू को कंट्रोल किया जाता है, या बैलेंस किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। सबसे अच्छा आंसर यही है, ऑप्शन में इतने थोड़ी मिलेंगे, ऑप्शन में ये मिलेगा हमें, काय के द्वारा, हाइड्रोजन आयनों के द्वारा। और ये हाइड्रोजन आयन काय में होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन होते हैं ब्लड में, काय में होते हैं, ब्लड में हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो क्या का नियमन करते हैं, पीएच वैल्यू को।
काय का वैल्यू का पीएच वैल्यू। और मैंने आपको बताया था यूरिन का पीएच वैल्यू कितनी होती है 6, और इसकी जो रेंज बताई थी मैंने वो कितनी बताई थी आपको 4.5 से 8.5। और ये कैसा होता है अम्लीय, कैसा होता है यही होता है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर खाने में अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो ये कैसा चला जाएगा, इसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी, मतलब बेस होता चला जाएगा क्षारीय। सब्जी खा रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन, ये तो आप सीखते ही आए अभी। किडनी क्या करती है नाइट्रोजन पदार्थों का या मेटाबॉलिक वेस्ट का भी उत्सर्जन करती है। भाई नाइट्रोजन वेस्ट भी किसके अंडर में जाएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट में जाएंगे कि नहीं। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है कौन, किडनी करती है कि नहीं। हुआ इनके अलावा पसीना, पसीने के द्वारा भी होता है। क्रिएटिनिन बताए थे आपको, CO2 बताए थे आपको। फिर आता है लवणों का नियमन साल्ट रेगुलेशन, किडनी के नेफ्रॉन्स में विभिन्न लवणों का चयनात्मक पुनः अवशोषण होने से रक्त में लवणों की मात्रा संतुलित होती है। जैसे नेफ्रॉन में DCT पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में सोडियम आयनों क्या सोडियम आयनों का पुनः अवशोषण होता है। मैंने आपको बताया था हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम मैंने बताई दिया था आपको, नहीं बताया था, ठीक है। हमारे नेफ्रॉन को ये में देखिए ये DCT है, ये क्या है ये DCT। तो मैंने यहाँ पे ये दो चीजें बताई थी आपको, अगर ध्यान आ रहा हो तो दो हार्मोन बताए थे, ध्यान है ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ADH का काम तो मैंने बताया था क्या रहता है, यूरिन बैलेंस बनाए रखना उसका, हाँ या ना। वो बिगड़ जाता है एल्कोहल चार्ज सिगरेटिन से। फिर बताया था एल्डोस्टेरोन, इसमें क्या होता है ये सोडियम आयनों का तो अवशोषण करता है और लेकिन पोटेशियम आयनों का उत्सर्जन करता है, हाँ या ना। तो क्या कर रहा है ये जो साल्ट है इनको रेगुलेट कर रही है किडनी के, नहीं कर रही है। ये सोडियम आयन हमारे ब्लड में मिल जाती है, ब्लड में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, बनता है उनसे, क्या बनता है ब्लड प्रेशर बनता है इनसे। तो एक और काम हो गया क्या, साल्ट रेगुलेशन। समझ में आया कि नहीं आया। सोडियम आयनों का अवशोषण, देखो इसमें ये शब्द आया ना, कहाँ गया यार, चयनात्मक पुनः अवशोषण, दिख रहा है कि नहीं। चयनात्मक में होता है जिसको सिलेक्ट करना है, मतलब जिसके चुनना है। जैसे सोडियम को हम क्या कर रहे हैं अवशोषित, और पोटेशियम को क्या कर रहे हैं उत्सर्जित। तो चयनात्मक अवशोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दोबारा हो रहा है इसलिए क्या आ रहा है पुनः अवशोषण आ रहा है। रक्त दाब नियमन, तो सोडियम आयन गए काय में ब्लड में, और ब्लड में गए तो अब क्या बनेगा ब्लड प्रेशर। तो देखिए अगला, जब लवणों का चयनात्मक अवशोषण होता है तो रक्त में सोडियम आयंस की वृद्धि होने से रक्त दाब ब्लड प्रेशर का भी रेगुलेशन होता है। क्या बना रहता है ब्लड प्रेशर। अगर मान लीजिए आप नमक ज्यादा खा रहे हैं तो सोडियम आयनों का ज्यादा अवशोषण होगा, ज्यादा अवशोषण तो बीपी बढ़ जाएगा। समझ में आए ना, क्यों हाँ यार, इसी फिर डॉक्टर कहता है क्या नमक कम खाओ। अब कम क्यों खाओ समझ में आ गया आपको, क्योंकि आप फिर लास्ट में ये सब चीजों को वेस्ट जा रहा होगा तो वहां एक बार पुनः अवशोषण हो रहा होगा, तो वहां पे सोडियम बन रहा होगा, और सोडियम काय में मिल रहा होगा ब्लड में बढ़ रहा होगा। अगर नमक ज्यादा होगा तो सोडियम ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या ज्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए नमक जो है वो कैसी मात्रा में खाना चाहिए, कम में नहीं खाना चाहिए यार, बराबर खाते हो। नहीं कछु तुझे मान के चलो नमक से रोटी खा रहे हैं ऐसा लगता है, चाहे डालत रंगे भाई खाते रंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अन्य हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन, दवाओं, अब देखिए आपने देखा होगा यूरिन, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका कलर बदल जाता है कि नहीं, क्यों हाँ यार बदल जाता है कि नहीं। तो उसमें क्या हो गया अन्य हानिकारक पदार्थ हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए यार। तो दवाओं एल्कोहल लेते हैं तो यूरिन ज्यादा जाते हैं, और इनके कारण आप हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो हानिकारक पदार्थ बनते ही होंगे कि नहीं बनते होंगे। तो उनका भी उत्सर्जन काय के द्वारा होता है, यूरिन के द्वारा होता है। तो दवाओं एल्कोहल उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान निर्मित कुछ हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन भी रक्त मतलब किडनी के द्वारा बढ़ाया जाता है।
समझ में आया ना? देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल ले ली हमने, ठीक है ना, किसी व्यक्ति ने एल्कोहल ले ली, तो मैंने आपको बताया था उसका एडीएच का प्रभाव कम हो जाता है, तो यूरिन बार बार जाता है, तो अच्छा है ना, बार बार जाता है, शरीर ने, भगवान ने बनाया था। अगर नहीं जाएगा तो एल्कोहल शरीर ब्लड में मिलती रहेगी ना, ब्लड में मिलती रहेगी तो ब्लड को खराब करती रहेगी, तो एडीएच का प्रभाव कम हुआ तो एल्कोहल यूरिन के द्वारा बाहर जा रही है कि नहीं, ब्लड में तो नहीं मिल पा रही ना, बहुत कम मिल पा रही है कि नहीं। और मान लो जैसी मात्रा में यूरिन जाते हैं उतने में ही उतने जाते रहे तो यूरिन एल्कोहल काय में मिलता रहेगा, ब्लड में मिलता रहेगा, तो इससे तो व्यक्ति का ब्लड खराब हो जाएगा कि नहीं। सम स्थैनिकता, सम मतलब समान, और स्थैनिकता का मतलब होता है स्थिरता, स्थिर बनाए रखना। क्या बनाए रखना? समान स्थिरता बनाए रखना। क्या बनाए रखना? समान स्थिरता बनाए रखना। क्या होता है देखिए, होमियोस्टेसिस, देखिए शरीर के आंतरिक वातावरण को एक समान बनाए रखना ही समस्थैनिकता है। किडनी के द्वारा ये समस्थैनिकता बनाए रखी जाती है। जैसे कि गर्मी हो चाहे ठंड हो, गर्मी है तो शरीर का तापमान कैसा होगा, अंदर से कैसा रखना पड़ेगा, अगर गर्म ही रख देंगे अंदर तो उबल जाएंगे हम, और ठंडों में अगर ठंडा कर दिया तो जम जाएंगे हम, तो उल्टा काम करना पड़ेगा कि नहीं। भाई गर्मी लग रही तो शरीर अंदर से कैसा हो, ठंडा, और ठंडे है तो कैसा हो, गर्म। समझ में आया कि नहीं? तो अब कैसे काम कर, देखो गर्मियों में हम यूरिन कम जाते हैं, हाँ या ना, तो पानी अंदर बना रहे तो ठंडक बनी रहे, और ठंडों में पानी अंदर रहे तो ज्यादा ठंडा होते रहे तो उसे हम ज्यादा बाहर निकालते हैं कि नहीं। तो ये सब काम कौन कर रहा है, किडनी कर रही है कि नहीं, इसी को कहते हैं क्या, समस्थैनिकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला है कौन सा, इरिथ्रोपोएटिन का स्रवण, कौन सा है, पढ़ो जाए ढंग से। एरिथ्रोपोएटिन ये हार्मोन है भैया, ये क्या है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कौन सा, जब हमारे शरीर में क्या होता है, जब तुम ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हारे शरीर में कम हो जाती है, काय की मात्रा, अब ऑक्सीजन की मात्रा कम कब होगी, क्लास में हो रही है ऑक्सीजन की मात्रा कम, पूछ रहे थे हम, हो रही है, कभी कभी हो जाए ज्यादा हो, और बैठा देंगे हमें बैठ जाए तो फिर तुम देख, तुम कहते सर सफोकेशन होने लगा हमें, कहाँ से नहीं ले पा रही हमें, काय की मात्रा कम हो रही है, ऑक्सीजन की। फिर कभी कभी तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओ, भरोसा नहीं है ना लाल, अब हम चले कहीं, अब हम संन्यास लेने, पढ़ाई नहीं हो रही तो कहाँ जाएंगे हम, माउंट एवरेस्ट पे। तो माउंट एवरेस्ट पे ऑक्सीजन ज्यादा है कि कम, कम है। तो जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तब किडनी बेचारी एक और काम करती है, तो किडनी एक और काम करती है, वो ये हार्मोन बनाने लगती है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, तो किडनी ये हार्मोन बनाती है, और ये हार्मोन जाता है काय में, आपके ब्लड में। जैसे ये ब्लड में घुलता है तो ये ब्लड पहुंचा देता है उसके आपके अस्थि मज्जा में, काय में, बोन मैरो में, और बोन मैरो में जाके ये आरबीसी बनाने लगता है, और जैसे ही आरबीसी बनने लगती है तो मतलब शरीर में ब्लड बनने लगता है, सर्कुलेशन चलने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने पर क्या होगा, आपका आरबीसी कम बनेगा, और आरबीसी कम बनेगा तो आपके जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनके पास आरबीसी कम पहुंचेगा, तो काम करना बंद कर देंगे, फिर तो तुम मर ही जाओगे, सुन्न हो जाओ, गिर जाओगे, चक्कर आ गए कहीं हमें, ये होता है ना, ऑक्सीजन कम तो चक्कर आ गए। कभी कभी क्लास में देखा भीड़ ज्यादा हो गई तो आधे चक्कर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, हाँ या ना, आ जाते हैं ना, तो फिर भी क्या कहते हैं, सर हम बाहर जा रहे हैं, कल है भी, कल है भी, ऑक्सीजन ले, क्या होगा फिर, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, लंग्स में जाएगी, क्यों, हाँ यार, फिर ब्लड में जाएगी, तो आरबीसी का निर्माण होगा कि नहीं, तो आरबीसी का निर्माण होगा तो आरबीसी बनेगी जंकर, तो प्रत्येक सेल तक जाएगी, तो फिर भी कहेंगे सर आओ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मान लीजिए तुमको फाड़ पे जाकर बैठ गो, हाँ ऑक्सीजन कम आई, तो क्या वो ये कहेगा कि अब मैं फाड़ पे स्कूल जाऊं, सर जहाँ ऑक्सीजन या जो भी साथ में है भाई साहब के, जहाँ तो बहुत कम ऑक्सीजन है, कैसे पूर्ति करूं, तो क्या फाड़ पे स्कूल देगा, फिर तो भयंकर आरबीसी बनेगी, बाहर तक दिखेगी तो क्या होगा, ये किडनी काम करेगी कुछ समय तक, कौन सा हार्मोन निकालेगी,
ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो निकलेगा किडनी से, तो ये मिलेगा काय में? ब्लड में। काय में? ब्लड के द्वारा कब पहुंचेगा? आपकी हड्डियों के अंदर भरा रहता है क्या? अस्थि मज्जा, क्या बोन मैरो, वहां जाके पहुंच के आरबीसी का निर्माण होगा, और आरबीसी का काम बनना चालू हो गया तो आपकी प्रत्येक कोशिका तक आरबीसी का पहुंचना चालू, आरबीसी मतलब ब्लड का पहुंचना चालू हो गया। समझ में आया? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन समझ में आया आपको? आया ना? क्या कर देता है ये? कब आता है ये? कब बनता है ये? काय पर? ऑक्सीजन की कमी पर। क्या काम करता है? और ये आरबीसी का निर्माण। काय का निर्माण? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आरबीसी का संबंध काय से होता है? ऑक्सीजन से होता है। जब कम बनेगी तो ये बनाएगा। किडनी की और काम होगा कि नहीं? तो देखिए, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो किडनी से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का स्रवण होता है, सीक्रेशन होता है, तथा ये हार्मोन हार्मोन लाल का करवावे के द्वार हार्मोन अस्थि मज्जा में पहुंचकर बोन मैरो में पहुंचकर आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है, ताकि ज्यादा O2 का परिवहन हो सके। भाई आरबीसी ज्यादा बढ़ेगी तो O2 ज्यादा जाएगी, आरबीसी में भी बैठ जाती है O2, और हम चले गई तो प्रत्येक सेल तक पहुंचती है। क्या आपको समझ में आया? अगला देखिए, नोट देखो, एक नोट है। किडनी एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो मिश्रित काम हो गया, देखो कहाँ उत्सर्जन भी हो रहा है और कहाँ बनाना भी चालू हो गया, तो ये कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। तो किडनी का एक कौन काम हो गया कि नहीं? किडनी काय की तरह काम करती है? मिश्रित ग्रंथि के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? के रूप में भी कार्य करती है, जिसके द्वारा इरिथ्रोपोएटिन व रेनिन हार्मोन का भी स्रवण होता है। काय के द्वारा? रेनिन। अब रेनिन हार्मोन क्या होता है? नहीं, वो अलग हार्मोन है, वो अलग हार्मोन है। वो तो डाइजेशन सिस्टम में बताए थे ना आपको। क्यों सर यार, छोटी आंत में बताए थे कि नहीं? ये तो किडनी में बता रहे हैं। तो वो हार्मोन जहां आ रहा है तो मैं वहां भी चलेंगे, आराम मुझे जबरो लगो यार। वहां तो ये बताया था, बच्चों में जो दूध, बच्चे जो दूध पीते हैं उनमें केसिन हार्मोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? उसको काय बदल देता है? काय में बदल, रेनिन हार्मोन जो रहता है उसे काय बदल देता है? काय बदल देता है? पैरा कैसीटोन में बदल देता है कि नहीं? हाँ या ना? काय में? याद है कि नहीं? डाइजेशन ही भूल गए हो। लेकिन अब जी वालों को करेगा जहां, तो देखिए ध्यान से सुनिए, उसका काम नहीं हो रहा होगा। चलो मैं इसको बता रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए इसका ना, इसे मैं बताऊंगा अभी यार। रेनिन हार्मोन, इसका काम बेहतरीन है, अभी समझाने वाले हैं। इसे देखो, किडनी के अलावा किडनी तो उत्सर्जन का काम करती है, साथ में और कौन कौन काम करता है ये मैंने पढ़ा दिया आपको। देखिए, त्वचा काय का उत्सर्जन करती है? फेफड़े म्यूकस स्त्रवण। अब म्यूकस स्त्रवण क्या होता है? सुनो ध्यान से। फेफड़े मतलब लंग्स, मतलब टंकी शरीर की, जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। इसे छोड़ देंगे, उसे ले लेंगे। लेकिन कभी कभी मान लीजिए वायु प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण? तो अब सांस में तो हमारे बहुत सारे केमिकल भी चले जाएंगे कि नहीं? धुआं भी चला जाएगा कि नहीं? एंकर चले जाएंगे कि नहीं? जब ये चले जाएंगे तो शरीर में म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। समझ गया? म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस मतलब ऐसे होते हैं चिपचिपे से। कैसे होते हैं? चिपचिपे सा पदार्थ होता है, वो शरीर के अंदर है हमारे लंग्स में, ठीक है ना? ये गया तो हमने धूल, धुआं, या कोई फैक्ट्रियों के पास है तो उसमें जो पॉल्यूशन आ रहा है, स्मेल है, वो सब जा रही है कि नहीं? ये जो म्यूकस होता है ना, उसे रोक लेता है। क्या कर देता है? रोक लेता है, और शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के अंदर भर देता है। अगर ये सब तो उल्टा सीधा चला गया अंदर तो सब चीजें खराब हो जाएंगी कि नहीं? फिर हमें यहाँ पे देखो कफ आता है, कफ, हाँ है ना? हम जानते हैं जब धूल मूल में जाता, जब कफ आता है तो वो काली सा हो जाता है ना। भाई कफ आएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? और साथ में क्या निकल गया? धूल जो अंदर गई वो बाहर निकल जाती है कि नहीं, कफ के रूप में? अगर कोई इन्फेक्शन हो गया ना, इन्फेक्शन शरीर में, तो वो कफ होता है, वो हरा सा आता है फिर बाहर। कैसा आता है? तो अगर हमारे अंदर से कफ आ रहा है तो उसे हमें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, ना उठ रहे पड़े बैठे ही रह के तो जाए तुम्हारा दोबारा अंदर कर लेते। सच बता रहा हूं मैं आपको। तो आप समझ रहे हैं आपने क्या अंदर कर लिया? आपने बीमारी अंदर कर ली। तो कफ जैसे ही आए तो क्या कर देना चाहिए उसे?
बाहर कर, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारी खराब चीजें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। समझ में आया? कफ है ना, ठंडन में कफ आए, जुकाम हो, कफ आएगा कि नहीं, हाँ या ना? तो शरीर में जो बेकार पदार्थ है उन्हें क्या करेगा वो, बाहर। क्या बाहर करना चाहिए कि अंदर लेना चाहिए? तुम तो अंदर कर लो, तो अंदर कर ले, तो कहीं नहीं पा रहे मतलब कर ले, ठीक है ना? यकृत क्या करता है, निराविषीकरण मतलब यूरिया का निर्माण करता है। आरनाल मल त्याग का काम करता है, उत्सर्जन हो गया कि नहीं, मैंने बताया अपचित भोजन को बाहर निकाल देता है। आदि से भी हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। जब वक्र मतलब किडनी आंशिक रूप, पढ़ाई दिया मैंने आपको। अब आप देखो पथरी, पथरी का निर्माण कैसे होता है वो देखिए। ये मतलब कैल्शियम के ऑक्जेलेट बाद सिलिकेट लवण किडनी या मूत्र वाहिनी में जमा हो जाता है इनका, तो क्रिस्टल का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे देखो पथरी, गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, गुर्दा मतलब किडनी में पथरी कैसे बनती है वो देखिए आप। जब यूरिन में कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूटिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वे क्रिस्टल बनाने लगते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। क्या का रूप धारण कर लेते हैं? पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है? काय काय के द्वारा हो रही, देखिए कैल्शियम काय के द्वारा, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है, यूटिक एसिड, सिस्टीन, ये पथरीला सा होता है। जैसे कुछ पदार्थों के कंसंट्रेशन बढ़ने से जमा होने लगता है और ये क्रिस्टल बनने लगते हैं, मतलब क्रिस्टल ऐसे बनने लगते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे काय का आकार बनाने लगती है, पथरी का आकार बनने लगती है। अब क्लियर है, हाँ या ना? अब पथरी कितने प्रकार की होती है, देखिए 80% पथरी कैल्शियम के बने पत्थर होते हैं। कैल्शियम चूना जो हमारे शरीर में जा रहा है, काय का निर्माण करेगा वो, ये मान के चलिए। देखिए 11 व्यक्तियों में, भारत में बता रहे हैं, 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पथरी जरूर है। हर 11 व्यक्ति पे कितने व्यक्ति को, एक व्यक्ति को क्या मिलेगी, पथरी। और जिन्हें एक बार पथरी हो गई ना, तो इसका निश्चित दोबारा पथरी होगी। यदि एक ही बार ना हो पाए, नहीं तो बार बार होगी। पुरुषों में ज्यादा संभावना रहती है बनने की, किसमें, पुरुषों में। समझ में आए ना? इनके मेन कारण तो आप, मैं आपको बताऊं क्या रहते हैं। पानी का कम पीना, पानी को कम पीना। दूसरा बात, खाने में हम फ्रूट्स ना लेना, क्यों, फ्रूट्स कैसे तरल होते, उन्हें ना लेना। शरीर में कैल्शियम की कमी, खाने में हमें क्या लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कैल्शियम। पानी ज्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जिस शरीर में हर चीज बैलेंस बनी रहे, तो क्या नहीं बनेगी, पथरी नहीं बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 80% पथरी कैल्शियम के बने पत्थर होते हैं और कुछ एक कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कुछ कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। बाकी पत्थर यूरिक एसिड पत्थर, संगमरमर पत्थर और सिस्टम पत्थर के होते हैं। मेन कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया। पथरी बनने के कारक देखिए, जोखिम का, कुछ बीमारियों, दवाओं, गलत आहार की आदतों से पथरी बनने की संभावना बढ़े। तो गलत आहार का मतलब है कि जो फास्ट फूड खाता है, मतलब वहां में पथरी बनना है, संभावना ज्यादा हो गई उसकी। समझ में आए ना? जो फास्ट फूड पे ज्यादा टिका हुआ है ना, मतलब डेली फास्ट फूड खा ही रहा है, तो हम पथरी का डेली निर्माण हो ही रहा है। अब काम के दिन इकट्ठे हो जाए सबरे, तो क्या नहीं, आप जाओ काम खत्म कर दो। सबसे बड़ा क्या है, पथरी का जैसे जिन्हें नहीं हुई है, उन्हें बड़ा सामान सा लगता है कि चलो ठीक है होगी जाओ। असहनीय दर्द होता है, असहनीय दर्द। असहनीय दर्द क्यों होता है, क्योंकि यूरिन मूत्र वाहिनियों के द्वारा बाहर जाएगी ना, उनमें जाके वो पथरी अड़ गई, तो आप समझे आपके शरीर में क्या इकट्ठा हो रहा है, यूरिन इकट्ठा हो जाए, नसें फूल जाएंगी, आप कितना भयंकर दर्द होगा आपको। असहनीय दर्द है, असहनीय दर्द। शरीर में पत्थर घूम रहा है, सोचो। मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन कितना छोटा आकार का होता है, बताया था कि नहीं? तो उनमें घूमने वाले पत्थर भी होंगे, वे जा रहे हैं सीधा उनके द्वारा, जो यूरिन जा रही है वो कलेक्टिंग डक्ट में जा रही, उसके द्वारा आगे मूत्र वाहिनियों में जा रही है कि नहीं। अब उनमें आके पत्थर अड़ गए और यूरिन का निर्माण 24 घंटे 12 महीने चल रहा है कि नहीं। अब आप समझिए आपको कितना असहनीय दर्द होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये सब ना हो, इसलिए हमें बराबर मात्रा में चीजें लेती रहनी और ऐसी चीजों से बचना चाहिए, की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मूत्र में कैल्शियम ऑक्सलेट की अत्यधिक मात्रा, आहार में कम कैल्शियम लेना, क्या लेना, उच्च मात्रा में ऑक्सलेट वाले आहार,
पशु प्रोटीन जो मांस खाते हैं, ज्यादा मात्रा में आहार, पशु प्रोटीन ज्यादा मात्रा में या आहार में ज्यादा मात्रा में सोडियम का सेवन, सोडियम मतलब नमक, काय का सेवन, नमक का सेवन जैसे कारक से क्या हो जाएगी, पथरी बन जाएगी। कम पानी पीने से और तरल पदार्थों की कमी से कि निर्जलीकरण से डिहाइड्रेशन हो जाएगा कि नहीं। आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ये तरल पदार्थ मतलब फ्रूट्स, ठीक है ना, आप कम पानी पीते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होगा, इससे शरीर में क्या होगा, पथरी का निर्माण। कैल्शियम, क्या, विटामिन डी और विटामिन सी की अत्यधिक खुराक लेने से, अब बेटा कैल्शियम मतलब जो डायरेक्ट कैल्शियम खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए चूना, क्या खा रहे हैं, चूना खा रहे हैं, समझ में आया, तो कैल्शियम खा रहे हैं कि नहीं। विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं, एक होता है चीजों को नेचुरली मिलना, एक होता है सब्सटेंस लेना, उनका सब्स्टिट्यूट लेते हैं कि नहीं लेते। मान लीजिए कोई विटामिन डी गोली खाने लगा, विटामिन सी टैबलेट आती है, हमने कोरोना में खाई, इनसे भी क्या हो जाएगा, इनकी अत्यधिक खुराक से भी क्या काय का निर्माण हो जाएगा, काय का, पथरी का। मधुमेह मतलब डायबिटीज, उक्त रजा, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, गाउट, गठिया बाय, हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड मतलब मोटापा भयंकर बढ़ रखा, कम रहा है लेकिन बढ़ता जा रहा है मोटापा, मतलब थायराइड हो चुकी है उसे। सूजन पैरों में, हाथों में सूजन, सुबह उठे हाथों में सूजन मिली, पैरों में सूजन मिली, आंखें ऐसी हो रही हैं, बाहर आए फिर रही हैं, दब गई, दिखाई नहीं रही, आंखें ऐसी के रही, गला बड़ा हो रहा है, ये मोटापा दिख रहा है और वो खाए नहीं रहो, तो काय का सिस्टम है वो, ठीक है ना। से पीड़ित लोगों में या जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास या बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है, उन लोगों में पथरी होने की शिकायत अधिक होती है। वंशानुगत कारक हो जाते हैं कुछ में, पिता दादाजी में आती, पिताजी में आ गई तो बच्चों में भी आएगी, तो कुछ वंशानुगत होते हैं। बार बार पथरी का होना, यदि किसी को पहले से गुर्दे की मतलब किडनी की पथरी की शिकायत रही है तो भविष्य में फिर से दूसरी पथरी होने की खतरा अधिक होता है, खासकर पुरुषों में। 10 से 30% पुरुष अगले 5 साल में फिर से पत्थर का शिकार हो जाते हैं, पथरी का शिकार हो जाती है। कितने साल में, 10 से 30% पुरुष अगले 5 वर्ष में। तो पुरुषों में ज्यादा, दिन भर बाहर रह रहा हूँ, लगभग कछु न कछु में, सिगरेटन में लगा है, एल्कोहल में लगा है, खराब आहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए कुछ इसके शब्द हैं, उन्हें समझिए। ये क्या लिखा है, यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, देखिए, मूत्र में यूरिया की अधिकता, ये क्वेश्चन में आएगा सीधा, एमसीक्यू बनेगा। अगर यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। मूत्र में रक्त की उपस्थिति है, काय की उपस्थिति, तो ये क्या बता रहा है आपको, हीमेटेरिया। सब में यूरिया जरूर आ रहे हैं पीछे, पर हीमे से देखो, ही में लिखा है हीमोग्लोबिन आ रहा है ना, मतलब क्या हो गया, ब्लड हो गया कि नहीं, तो क्या नाम हो जाएगा, हीमेट्यूरिया। क्या हो जाएगा, हीमेट्यूरिया। काय की कहेंगे, मूत्र में रक्त की उपस्थिति। क्लियर है। मूत्र में डब्ल्यूबीसी या पस सेल, मवाद की कोशिकाएं आना, क्या ना, यूरिन में मान लीजिए मवाद आ रहा है तो मतलब क्या आ रहा है, डब्ल्यूबीसी आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पायूरिया। क्या कहलाएगा, शक्ति में, शक्ति में नहीं है यार, जो देख रखा लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, शक्ति में, रात्रि में देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, रात्रि में बार बार मूत्र आना, मतलब ज्यादा जितना आपको एक आध बार जाता लगा के, लेकिन वो पता चला हर घंटा पे जाने लगो, तो ये बीमारी हुई कौन सी, नॉक्ट्यूरिया। कौन सी हो गई, नॉक्ट्यूरिया। समझ में आया कि नहीं आया। रात्रि में बार बार टॉयलेट आना, 3-4 बार चला गया तो क्या हो गया उसे, क्या हो गया, मूत्र में पल्स आना, मवाद आना, उसे क्या कहेंगे, पायूरिया। यूरिन में ब्लड आना, हीमेट्यूरिया। यूरिन में यूरिया का ज्यादा आना। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, क्यों से यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। अब बचा रेनिन हार्मोन, कौन सा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसका काम अलग बताएंगे, थोड़ा कोरोना मोरोना बता देंगे उसका, ठीक है।